इस चैप्टर में हम साइकोलॉजी का ओरिजिन और एवोल्यूशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 है साइकोलॉजी का, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ अ साइकोलॉजी डेटेड बैक टू 1870 के दौर पे ओरिजिन हुआ था साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से बनी है, साइकिक और लोगस। साइकिक मीन्स ब्रेथ और सोल, लोगस मीन्स स्टडी। ब्रेथ और सोल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। जो साइकोलॉजी है वो 19th सेंचुरी के दौर पे आई थी, ठीक है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि इसे फिलॉसफी के साथ मिलाया जाता था कि भाई जो साइकोलॉजी है ना वो फिलॉसफी का ही एक टर्म है, ये मानते थे लोग। तो इस तरह से इंडिपेंडेंटली जो उसे एक तरह से माना गया, ये तब माना गया जब एक प्रोफेसर था, जर्मन का एक प्रोफेसर था जिसका नाम विल्हेल्म वुंड था। विल्हेल्म वुंड एक पहला ऐसा प्रोफेसर बना जर्मन का जिसने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी तैयार की एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो जर्मन में ही थी। प्रोफेसर भी जर्मन का था और उसने जो लेबोरेटरी बनाई थी, एक जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी वो भी जर्मन की एक यूनिवर्सिटी लिप्जिंग में बनाई थी। तो क्या हुआ, इसकी वजह से इस प्रोफेसर विल्हेल्म वुंड्स की वजह से एक तरह से 1879 के दौर पे साइकोलॉजी को एक तरह से होता है ना ऑफिशियली रिगार्ड मिलने लग गया कि भाई ये ना एक नया सब्जेक्ट ऐड हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस कहानी में एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम बोल्ट्जवुड नाम करके था। जो बोल्ट्जवुड था उसका कहीं से लेना देना नहीं था साइकोलॉजी से, वो एक मेडिकल डॉक्टर था, वो ट्रेनी था बाय प्रोफेशन। पर उस टाइम क्या हुआ, उसका जो कहते हैं ना ग्रुप ऐसा आ गया या वो उन लोगों के साथ काम करने लग गया जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भर रखे थे, क्योंकि उस टाइम ना कुछ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट के साथ उसका उठना बैठना या उसका काम चलता था उनके साथ। तो इस तरह से उसने भी काफ़ी मदद की बोल्ट्जवुड ने। हिज लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टाइम ही स्पेंड एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी। ये क्या हुआ कि देखो वो ऐसे मेडिकल डॉक्टर के प्रोफेशन पे था, तो उसकी जो उसने भी एक लेबोरेटरी खोली, उसने भी इस्टेब्लिश तब लेबोरेटरी की क्योंकि उस टाइम ना उसे भी ज़्यादा पता नहीं था कि भाई ये साइकोलॉजी होती क्या है। तो वो एज अ प्रोफेसर ऑफ क्या था, फिलॉसफी था, पर तब भी उसने लेबोरेटरी खोली, ठीक है। फिर ये सब कुछ हुआ। फिर वुंड इज ट्रेडिशनली रिकग्नाइज्ड एज अ फाउंडर और अ फादर ऑफ अ मॉडर्न साइकोलॉजी। सो 1879 is seen as a year in which the psychology finally emerged as a unique field। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1879 का वो दौर था जहाँ पर साइकोलॉजी को एक नया, आप कह सकते हो, यूनिक फील्ड बना दिया गया। प्रायर टू वंस से पहले भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इन साइकोलॉजी, ठीक है। उस टाइम मेजर वेजर कैसे होगा जब ये एक सब्जेक्ट ही नहीं माना जाता था, तो इससे पहले मेजर होगा कैसे? तो ये बात तो सही है कि जो आपका बोल्ट्जवुड आया था वो होगा एक मेडिकल प्रोफेसर का, उसने कभी साइकोलॉजी पढ़ी भी नहीं होगी, ठीक है। वो फिलॉसफी का ही स्टूडेंट होगा, ये भी मान लो, प्रोफेसर था वो फिलॉसफी का, उसने साइकोलॉजी कैसे पढ़ी होगी जब 1879 में ही उसको एक तरह से रिगार्ड मिला है कि हाँ ये एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। वुंड स्टडिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड। अब क्या थी साइकोलॉजी? साइकोलॉजी लोग सोचते हैं ना कोई पागलों का इलाज करते होंगे तब बोलते हैं साइकोलॉजी। तो जो वुंड था ना उसने वो पढ़ने लग गया कि हाँ भाई क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ माइंड, विच मेंट द इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब कॉन्शियस एक्सपीरियंस से इससे मतलब है कि जैसे सब्जेक्टिव एक पर्सनल जो होता है ना, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सच एज सेंसेशन, थॉट, फीलिंग, इमोशन, वो उसके बारे में पढ़ने लग गया। बिकॉज ही वॉज कंसिडर एट द टाइम एज अ फाउंडर एंड अ फादर ऑफ अ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये सब कुछ था कि सब्जेक्टिव और सेंसेशन, थॉट एंड फीलिंग, इमोशन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, सब्जेक्टिव समझ रहे हो ना, पर्सनल इमोशन, ठीक है। सो साइकोलॉजी वॉज रिगार्डेड एज अ इंडिपेंडेंट सिंस 1879। फिर होती है कि डेफिनेशन ऑफ अ साइकोलॉजी अच्छे से बता दो तुम। अब जो साइकोलॉजी थी हैज़ बीन डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ अ वे बाय वेरियस ऑथर्स, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट had been debating on a whether psychology should focus on a mind, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। अब पता है डिबेट ऐसी चलती थी ना साइकोलॉजी के ऊपर कि भाई ये कॉन्शियसनेस में क्या ये अंदर के सेंसेशन, थॉट, फीलिंग, इमोशन को देख रही है या तुम्हारा बिहेवियर देख रही है, तुम लोगों के बीच में कैसी बात करते हो, या तुम्हारे माइंड को देख रही है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। अब लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, साइकोलॉजी है क्या? कॉन्शियसनेस है, माइंड है, क्या बिहेवियर है, क्या है साइकोलॉजी? डेफिनेशन ऑफ अ साइकोलॉजी हैव कम अ लॉन्ग वे ओवर द पास्ट 130 ईयर्स। अब देखो 130 साल के अंदर बहुत
बार डेफिनेशन आई। अब हमें ये डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, कितनी कितनी अलग अलग तरह की डेफिनेशन आती है साइकोलॉजी के अंदर। अर्ली साइकोलॉजी वॉज अ पार्ट ऑफ अ फिलोसफी, मैंने पहले बोल दिया था फिलोसफी का ही एक पार्ट था। एंशियंट फिलोसफर वर इंटरेस्टेड इन अ स्टडी ऑफ द सोल। अगर एंशियंट फिलोसफर की मैं बात करूँ, बिकॉज फिलोसफी के अंदर ही साइकोलॉजी आती थी, तो उस टाइम ना लोग क्या सोचते थे फिलोसफर्स कि भाई ये ना सोल की होती है स्टडी, उसे हम साइकोलॉजी, मतलब क्योंकि फिलोसफी ही साइकोलॉजी थी, तो साइकोलॉजी फिलोसफी एक ही बात हुई, ये स्टडी थी सोल की। सो फर्स्ट डिफाइंड इन अ टर्म ऑफ, अब अगर मैं फर्स्ट डिफाइंड बोलूँ इन अ टर्म ऑफ, वो है द साइंस ऑफ अ सोल। इसे मैं क्या कहूँगी, साइकोलॉजी कहूँगी, द साइंस ऑफ अ सोल। ठीक है, अब हम साइकोलॉजी की बहुत सी डेफिनेशनें पढ़ेंगे, जैसे मॉर्गन ने दी थी, फेल्डमैन ने दी थी, ट्रेविस एंड वेड ने दी थी, ठीक है, दास ने दी थी। ठीक है, ऐसे ऐसी मैं डेफिनेशन 4 की बताऊंगी, बाकियों के नाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है याद। एक बैरन ने भी दी थी, 5 अगर तुमसे याद रहते हैं नाम, तो इस हिसाब से मैं मॉर्गन की पहले बोल देती हूँ। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। मॉर्गन जी ये कहते हैं कि भाई साइकोलॉजी तो साइंस उस चीज़ की साइंस है जहाँ पर आप ह्यूमन एंड एनिमल का बिहेवियर नोटिस करते हो। समझ रहे हो, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ अ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। मतलब जो ये एप्लीकेशन है, ये जो साइंस है ना, ये यही बताएगी ह्यूमन की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ये बोल रहे हो कि बिहेवियर क्या है, बिहेवियर तब आता है ना किसी इंसान में जब कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम की बात भी नहीं है, आप किस एनवायरनमेंट में रहे हो वही तो बिहेवियर में शो होगा। तो साइकोलॉजी कुछ नहीं है, एक ह्यूमन, या आप उसे एनिमल भी कह दो, या एक कुत्ता बिल्ली चाहे जो भी है, साइकोलॉजी अगर तुम्हें इंसान की पता करनी है इंसान की पता करो। मॉर्गन का तो यही था कि भाई बिहेवियर की स्टडी वो साइकोलॉजी है, सीधी सीधी बात। ठीक है, फिर होता है कि फिर आता है फेल्डमैन। फेल्डमैन क्या कहता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेसेस। इसने कुछ नहीं बोला, इसने ना एनिमल को लिया, इसने ना ह्यूमन को लिया, इसने सीधी बात बोली कि भाई जो भी साइंटिफिक स्टडी होगी बिहेवियर की, और प्लस किया इसने मेंटल प्रोसेस की, उसे मैं कहूँगा कि हाँ ये साइकोलॉजी है। ये फेल्डमैन ने दी थी। अब आता है जो टैवरिस और वेट था। ठीक है, टैवरिस और वेट क्या कहता है कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजी वही है जिसमें क्या बोल रहे हैं हम कि भाई स्टडी ऑफ बिहेवियर है, मेंटल प्रोसेस है, एज इट जैसी फेल्डमैन ने बोली ऊपर, है ना। आगे क्या लिखता है फिर अलग से टैवरिस और वेट कि एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल स्टेट। अब ये तो है बात बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। ठीक है, पर ये जो बिहेवियर है या मेंटल प्रोसेस है, ये कैसा अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्टेट को, उसके मेंटल स्टेट को, या उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। आपका जैसा मूड होगा आप वैसे ही आपके शरीर में वो दिखेगा, आपकी मेंटली आप वही स्टेट में सोचोगे। ठीक है, अगर आपका अच्छा मूड है तो आपका बॉडी भी बहुत लाइट होगी, है ना, और आपका जो मेंटली होंगे ना आप काफ़ी चिल होंगे, ये मतलब है उसका। और एक्सटर्नली आप बोलोगे भी वैसा, एनवायरनमेंट भी आप वैसे ही रखोगे। तो ये उसने ऐड किया, बात सही है। उसने कहा कि फेल्डमैन ने बात तो सही की है कि हाँ भाई स्टडी ऑफ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस है, पर मैं आगे ये जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा कि भाई इससे ना ये भी पता चलता है कि आपका बिहेवियर कैसा है या मेंटल प्रोसेस कैसा है, उस तरह ही आपकी मेंटल स्टेट भी होगी, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी आप वैसे ही रखोगे, आपकी फिजिकल स्टेट भी वैसी रहेगी उस ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, फिर होता है एक दास आता है। अब दास क्या कहता है, दास कहता है कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, वो भी कहता है ह्यूमन बिहेवियर है भाई, अबाउट मेंटल प्रोसेस एंड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इन विच बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेस अकर। और ये वो कॉन्टेक्स्ट है जैसा कि मतलब ये साइकोलॉजी तो होगी ही होगी। ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर आपको पढ़ना ही क्या है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस में वो कैसा हो रहा है। अगर आपका अच्छा हो रहा है बिहेवियर, अच्छी बात है, गंदा हो रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी ये नहीं देखती कि अच्छा और वो क्या है, गलत क्या है। वो तो बस ये देखती है कि क्या प्रोसेस अकर हो रहा है, वही है साइकोलॉजी, आपको तो स्टडी करनी है। फिर आपका एक लहे लहे नाम का एक आता है, तो वो कहता है कि द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेसेस। वो भी सेम बोलता है जैसे फेल्डमैन ने बोली थी कि द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेसेस इज कॉल्ड द साइकोलॉजी। सो फिर उसके बाद बैरन आता है, वो कहता है कि द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें आप कहते हो ना
एक ह्यूमन होता है ना, उसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस पहले से ही होता है, मतलब लर्निंग का, किसी भी चीज़ को देखना, सेंसेशन फील करना, उसे कॉग्निटिव प्रोसेस करता है। जो भी आप फील करते हो अपने बॉडी में, उसे कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। सो द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस इट्स कॉल्ड द साइकोलॉजी। फिर एक नैरन नाम का आता है जो कहता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड अ माइंड। उसने बस यहाँ पर मेंटल प्रोसेस की जगह माइंड कर दिया है। ठीक है, नाम सबके याद नहीं रखना है, डेफिनेशन आप हज़ारों दे दो, ठीक है, ऐसे भी आप दे सकते हो क्योंकि ये इग्नू का पेपर है, इसमें थोड़ा ठीक-ठीक लिखोगे तो हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अ साइंस इन व्हिच द बिहेवियर एंड अदर एविडेंसेस इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंटरनल प्रोसेसेस लीडिंग पीपल टू बिहेव एज दे डू। ठीक है, ये है साइंस कैसी, ये वैसी साइंस है जिसमें आप क्या करते हो, आपका जो बिहेवियर होता है आपका, वो बताता है कि आपके इंटरनल प्रोसेस में क्या चल रहा है, आप मेंटली किस स्टेट पे हो। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि एक बिहेव से इंटरनली एक इंसान क्या सोच सकता है। साइकोलॉजी वही है ना, आप बिहेव कैसे करते हो, उससे ही आपका पता चलता है कि आपका मेंटल स्टेट सही ठिकाने पे है या नहीं। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेस, फिर से एक डेफिनेशन, द साइंस दैट स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, फिर से वही डेफिनेशन। फिर हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नेचर ऑफ अ साइकोलॉजी। ठीक है, अब ये पढ़ने की बारी आ गई है। तो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो डिफाइन अ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ अ बिहेवियर। कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, समकालीन साइकोलॉजिस्ट ये कहते थे कि साइकोलॉजी तो एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर है, वो पढ़ रहे हो तुम बिहेवियर का। ठीक है, तो मॉर्गन क्या करता है, साइंस की डेफिनेशन देता है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, गैदरिंग थ्रू केयरफुल ऑब्जर्विंग एंड अ मेजरिंग इवेंट। तो साइंस कैसी है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज है। ये कैसे वो बनी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज, बाय ऑब्जर्विंग बाय मेजरिंग इवेंट। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग बाय मेजरिंग इवेंट साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज बन गई। दूसरा लाहे नाम का देता है, साइंस इज अ अप्रोच टू नॉलेज। साइंस क्या है, साइंस वही है जिससे आप नॉलेज को अप्रोच कर सकते हो बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के कारण, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मतलब पहले ऑब्जर्व करना, फिर उसे मेजर करना, फिर जाके उसको वैसे ही होता है ना कि उसके बाद उसे थोड़ा एक यूनिफाई करना, उसे कहते हैं। ठीक है, द सोल एम ऑफ अ साइंस इज टू क्लासीफाई। सोल एम क्या रहता है साइंस का, क्लासीफाई करो, अंडरस्टैंड करो, यूनिफाई करो उस ऑब्जेक्ट को, द एंड फिनोमिना ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। जितने भी फिनोमिना है इस मटीरियल वर्ल्ड के, उसको जानो। तो सोल एम ऑफ अ साइंस इज टू क्लासीफाई, इज टू अंडरस्टैंड, टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट एंड द फिनोमिना ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड बाय combining a combination of accurate observation and experimentation, logic and intuition. Scientists seek to understand the rule that govern all the level of a natural universe. अब देखो साइंस क्या है, साइंस यही चाहती है ना कि जितना भी नेचुरल यूनिवर्स है, जितना बड़ा यूनिवर्स है, उसको सबको जानना चाहती है। पर वो कैसे जानती है, बाय एक्यूरेट ऑब्जर्विंग। एक्यूरेट ऑब्जर्व करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, उसके पीछे लॉजिक ढूंढती है उस एक्सपेरिमेंट और उस ऑब्जर्वेशन के पीछे, उसकी इंट्यूशन पता करती है। तब इस तरह से साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑल द लेवल ऑफ गवर्न ऑल द लेवल ऑफ नेचुरल यूनिवर्स, उससे वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि भाई नेचुरल यूनिवर्स में होता क्या क्या है। तो ये है।